प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। ऑनलाइन कक्षा में अपन ने पिछली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड सभा की रचना, उसके विशेषाधिकार, उसके पदाधिकारी और लॉर्ड सभा के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ऑनलाइन कक्षा में लॉर्ड सभा की आलोचना और आलोचना होते हुए भी उसकी क्या उपयोगिताएं हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे या इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि लॉर्ड सभा विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा विधायी सदन के संदर्भ में बताया था कि विधायी सदन है। कॉमन सभा की अपेक्षा वो सबसे पुराना और विशाल सदन है। उसकी रचना के संदर्भ में आपको मैंने बताया गया था कि लॉर्ड सभा की रचना, किस प्रकार से लॉर्ड सभा बनता है, किस प्रकार से उसे बेमेल राजनीतिक संस्था कहा जाता है। उसमें कुछ आनुवंशिक पेयर के संदर्भ में आपको बताया था, कुछ राजवंश के सदस्य के संदर्भ में अपन अध्ययन की थी, कुछ धार्मिक लार्ड के संदर्भ में अध्ययन किया था, कुछ स्कॉटलैंड, आयरलैंड और आजीवन पेयर के संदर्भ में अपन अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से एक बेमेल राजनीतिक संस्था के रूप में लॉर्ड सभा को कहा जा सकता है। लॉर्ड सभा के कुछ विशेषाधिकार के संदर्भ मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड सभा के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हुए हैं कि उन्हें सदन में विचार विमर्श की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत रूप से वो सम्राट के पास जाकर कोई भी रूप में चर्चा कर सकते हैं। लॉर्ड सभा की शक्तियों के संदर्भ में जरूर आपको मैंने बताया था, जो उसके विधि निर्माण के संदर्भ में शक्ति हैं या कार्यपालिका के संदर्भ में शक्ति हैं या एक प्रकार से न्याय संबंधी शक्ति हैं। तो ये सभी शक्तियों में लॉर्ड सभा की तुलना में कॉमन सभा अधिक शक्तिशाली बन गया। मैंने आपको बताया कि 1911 से पूर्व तक लॉर्ड सभा और कॉमन सभा के पास समान शक्तियां थी, लेकिन जो एक प्रकार से 1832 का एक जो सुधार अधिनियम आया था, उस सुधार अधिनियम के बाद से लॉर्ड सभा की शक्तियों में ह्रास होता गया या कमी होती गई और एक प्रकार से कॉमन सभा की शक्तियां बढ़ती गई। और अंत में यह भी मैंने बताया था कि लॉर्ड सभा एक प्रकार से मननात्मक शक्ति के रूप में ही जाना जाता है। अब आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड सभा की क्या आलोचनाएं हैं, इस संदर्भ में आपको बताएं कि इन विभिन्न तर्कों के आधार पर लॉर्ड सभा की आलोचना की गई है कि लॉर्ड सभा एक प्रकार से अप्रजातांत्रिक है। अब सवाल ये उठेगा कि लॉर्ड सभा अप्रजातांत्रिक किस प्रकार से है। तो इस संदर्भ में आपको मैं बताऊं कि लॉर्ड सभा अलोकतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि उसकी सदस्यता का आधार एक प्रकार से वंशानुगत है, जो लोकतंत्रीय प्रणाली के पूर्णतः विरुद्ध है। लॉर्ड सभा की जो सदस्यता का आधार है, लोकतंत्र के प्रमुख तत्व निर्वाचन तथा योग्यता न होकर उत्तराधिकार व नामांकन है। इसके अतिरिक्त वह इस कारण भी अलोकतंत्रीय है कि उसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इस कारण एक विद्वान बिरेल हैं, उन्होंने कहा था कि लॉर्ड सभा अपने अतिरिक्त और किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये एक प्रकार से अलोकतांत्रिक है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। दूसरी इसकी आलोचना के संदर्भ में आपको बताऊं कि ये एक प्रकार से धनपतियों का गढ़ है। एक विद्वान, आपने नाम सुना होगा, रेमजियोर है, इन्होंने बताया कि इसे यानी कि लॉर्ड सभा को धनपतियों का गढ़ कहा जाता है। इसमें बड़े से बड़े उद्योगपति, कंपनियों के संचालकों के, वे व्यवसायियों की भरमार है। ये सब निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति हैं। पूंजीपतियों के स्वार्थों का प्रभाव ही इस सदन में स्वार्थ दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट, अनुदारवादियों का प्रभुत्व। लॉर्ड सभा की आलोचनाओं के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि इसमें अनुदारवादियों का प्रभुत्व है। सामंती तथा जो धनिक वर्ग है, इसका प्रभुत्व अधिक होता है। प्रगतिशील कानूनों में बाधा, सदस्यों की उदासीनता। लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य अपने विधायन कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। अधिकांश सदस्य सदन की कार्रवाई में कोई रुचि नहीं लेते हैं। सैकड़ों सदस्य ऐसे होते हैं जो लॉर्ड सभा में जवाब तक नहीं खोलते, या यूँ कह सकते हो कि जवाब तक भी नहीं देते हैं। एक बार तो एक सदस्य को द्वारपाल ने सभा भवन में घुसने नहीं दिया था, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति भी लॉर्ड सभा का कोई सदस्य है।
इसमें एक विद्वान ने बताया कि बेजहॉट नामक विद्वान है, इन्होंने कहा कि कुलीन जनों की अपने कर्तव्यों के प्रति वास्तविक उपेक्षा बड़ा भारी दोष है और उनकी प्रत्यक्ष अवहेलना एक खतरनाक दोष है। एक सभा और विशेषकर कानूनों को दोहराने वाली असेंबली जो कि इकट्ठा नहीं होती और जो ये परवाह नहीं करती कि किस तरह विधेयक दोहराए जाते हैं, राजनीतिक उपकरण में दोषपूर्ण है। शक्तिहीन सदन है। सन 1911 तथा 1949 में संसदीय अधिनियमों के पास होने के पश्चात लोकसभा अशक्त हो गई। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि अब इसके पास धन विधेयकों को रोकने की केवल 1 मास तक यानी कि 1 महीने तक और साधारण विधेयकों को रोकने की शक्ति 1 वर्ष तक रह गई है। इसलिए ऐसे शक्तिहीन सदन की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड सभा की, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि लॉर्ड सभा की इन विभिन्न विषयों में आलोचना की गई है, तो क्या वर्तमान में लॉर्ड सभा की उपयोगिता है? तो इस बारे में आपको मैं बताऊं कि लॉर्ड सभा में अनेक दोष होते हुए भी यह सदन पूर्णतः निरर्थक नहीं है। मजदूर दल में भी लॉर्ड सभा की उपयोगिता मानने वाले सदस्य हैं। इसकी उपयोगिता के निम्न कारण हैं, जैसे नंबर 1, लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। लोकसभा जो है लोकसभा की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है और जब ये नहीं होगा तो लोकसभा की निरंकुशता पर प्रतिबंध नहीं लग पाएगा। या यूं कह सकते हो कि जब कोई दूसरा सदन नहीं होगा तो एक ही सदन होगा तो अपना आप में ही निरंकुश बन जाएगा। तो इस निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने का कार्य लोकसभा के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह है कि व्यवस्थापन पर किसी एक संस्था या एक दल का एकाधिकार न होने पाए। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवस्थापिका द्विसदनीय हो और एक सदन के व्यवस्थापन कार्य की देखभाल दूसरा सदन करता रहे। यदि लोकसभा नहीं रहेगी तो लोक सदन अधिनायक बन जाएगा। सत्तारूढ़ दल स्वेच्छापूर्वक लोगों की स्वतंत्रता व उसके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा। ब्रिटेन में न तो न्यायिक पुनर्विचार की व्यवस्था है, न ही लिखित संविधान द्वारा लोक सदन की शक्ति पर कोई मर्यादा है। अतः आवश्यक है कि लोक सदन की निरंकुशता पर कुछ बंधन लगाए जाएं। इसलिए ये लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध रखता है। दूसरा, पुनर्विचार सदन के रूप में व्यवस्थापिका सभा के सदन के रूप में लोकसभा कुछ लाभदायक कार्यों को पूरा करती है। सन 1918 की ब्राइस समिति की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा का यह मुख्य कार्य हो गया कि वह कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयकों का परीक्षण करे और उसके गुण और दोषों पर विचार करे। इसका कारण यह है कि कॉमन सभा के पास काम बहुत ज़्यादा रहता है और समय कम। सन 1947 में लॉर्ड सभा के पक्ष में बोलते हुए लॉर्ड सेलिसबरी ने कहा था कि आज तक जब कभी कोई भी विधेयक पिछले 3 वर्षों में इस सदन यानी कि लॉर्ड सभा में विचारार्थ आया तो हमने सदैव ही उसको सुधारा और उस पर पुनर्विचार किया। तो ये एक प्रकार से पुनर्विचार सदन के रूप में भी जाना जाता है। ऊंचे स्तर का वाद विवाद, लॉर्ड सभा में बहुत ऊंचे स्तर का वाद विवाद भी होता है। लोक सदन के कार्यभार को कम करता है। वर्तमान में राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ सदन का कार्य बढ़ता जा रहा है। अकेले लोक सदन के लिए संपूर्ण कार्य का बोझ उठाना संभव नहीं है। अनेक विभाग प्रतिवर्ष अनेकों ऐसे बिल पेश करता है जिससे न तो विधान में कोई विशेष फेरबदल होता है और न ही सरकार अथवा विरोधी दल की नीतियों को चुनौती मिलती है। ऐसे विधेयकों को सरलता के साथ लोकसभा में पास किया जा सकता है तथा कॉमन सभा का बहुमूल्य समय बचाया जा सकता है। लॉर्ड सभा के सदस्य निर्भीकतापूर्वक विचार प्रकट करते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्य अपने विचार निर्भीकतापूर्वक प्रकट कर सकते हैं क्योंकि उनका संबंध किसी दल से नहीं होता है। विलंबकारी सदन के रूप में शांत वातावरण में विचार, तो निष्कर्ष रूप में विद्यार्थियों ये कहा जा सकता है कि लॉर्ड सभा में दोष होते हुए भी यह एक उपयोगी अवश्य है। बेजहॉट ने लॉर्ड सभा की उपयोगिता के बारे में कहा था कि एक आदर्श निम्न सदन स्थापित हो जाने पर यह निश्चित है कि उच्च सदन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यदि हमारे पास एक ऐसी आदर्श कॉमन सभा हो जो पूर्ण रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हो, सर्वदा नरम विचारक हो, उत्तेजना और गर्म विवादों से दूर हो, अपना कार्य धीरे धीरे करती हो ताकि ठीक से विचार हो सके, तो ये बात पक्की है कि हमें उच्च सदन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु ये बातें किसी भी सदन में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए लॉर्ड सभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, तो ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है
इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड सभा की रचना, उसके विशेषाधिकार, उसके पदाधिकारी, उसकी शक्तियां और कार्य, उसकी आलोचना या उसकी उपयोगिता का जो अध्ययन किया, तो आज का ये अपना बहुत ही सरल और स्वभाव रूप से एक प्रकार से टॉपिक कहा जा सकता है।